विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं अध्यारोपण प्रमेय और पारस्परिकता प्रमेय पर आधारित कुछ उदाहरण हम आपको समझाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास कि ये एक टी नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ है और एक धारा स्रोत लगा हुआ है और हमें इसकी विभिन्न शाखाओं में धारा दिखा रखी है। R1 में से धारा I1 बह रही है, R2 में से धारा I2 बह रही है और R3 में से I3 बह रही है। अब हमें अध्यारोपण प्रमेय के आधार पर I1, I2, I3 के मान निकालने हैं। तो सुविधा के लिए मैंने मान लिया कि इस टी नेटवर्क के पहले लूप में धारा, मेरी रेफरेंस धारा केवल I1 ही है और दूसरे लूप में धारा आपके पास 6 एम्पियर का स्रोत लगा हुआ है, इसलिए 6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस आधार पर अगर मैं देखती हूँ तो I2 धारा का मान मेरा 6 एम्पियर ही होगा। R1 में से I1 धारा ही बहेगी, लेकिन R3 में से मेरे पास चूँकि दी है, दोनों धाराएं मैंने सेम दिशा में से मानी हैं, इसलिए R3 में से जो मेरी धारा आएगी वो आएगी I3 + 6 एम्पियर। तो यहाँ पर अब मुझे मान जो चाहिए वो चाहिए I1 का, और I1 का ज्ञात हो जाएगा तो I3 मुझे मिल जाएगा। अब लूप 1 में मैंने किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाया और इस किरचॉफ का वोल्टा नियम जब मैं लगाती हूँ तो I1 धारा R1 R2 में से सेम दिशा में बह रही है, लेकिन R3 में से सेम दिशा में बह रही है, लेकिन R3 में से एक और धारा बह रही है जो कि I1 की ही समान दिशा में है, 6 एम्पियर की। तो ये लूप लगा में हम जब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं तो मुझे मिल जाता है कि I1 R1 + R3 + 6 R3 अब इक्वल टू, यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं इसलिए इक्वल टू प्लस का 24 वोल्ट हमारे पास आ गया। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, R1 R3 के मान रख दिए, तो I1 4 + 4 + 6 × 4 यानी कि 8 I1 + 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो I1 का मान मेरे पास आ जाता है 0 एम्पियर। जब I1 मेरे पास 0 है तो I3 में मैं यहाँ मान रख देती हूँ तो ये मेरे पास 6 एम्पियर आ जाती है। तो इस तरह से R1 में धारा मेरे पास I1 का मान मुझे 0 मिल गया, I2 में 6 एम्पियर ही धारा बह रही है और R3 में जो I3 धारा थी R3 में बह रही है उसका मान I1 + 6 था, इसलिए I1 0 हो जाने से केवल 6 एम्पियर ही मुझे प्राप्त होती है। अब हम चल रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, और दूसरे एग्जाम्पल में मेरे पास दोनों ही वोल्टा स्रोत यहाँ लगे हुए हैं। ये टी नेटवर्क ही है और इसमें 2 वोल्टा स्रोत लगे हुए हैं और अध्यारोपण प्रमेय से मुझे यहाँ R3 में बहने वाली धारा का मान निकालना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि पहले मैं केवल 10 वोल्ट का स्रोत रखती हूँ, 5 वोल्ट को हटा देती हूँ, तब मैं निकालती हूँ कि R3 में कितनी धारा बहेगी। दूसरी बार मैं केवल परिपथ में 5 वोल्ट का स्रोत रखती हूँ, 10 वोल्ट का स्रोत हटा देती हूँ और तब मैं R3 में से धारा निकालती हूँ। और दोनों स्थितियों में जो मुझे R3 में से धारा मिलेगी, 10 वोल्ट का स्रोत रखने पर केवल 5 वोल्ट का स्रोत रखने पर जो धाराएं मुझे मिलती हैं उनका मैं बीजगणितीय योग कर लेती हूँ, तो मुझे Ix जो कि R3 में बहने वाली धारा है उसका मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने 10 वोल्ट का स्रोत रखा, 5 वोल्ट का हटा दिया है, तो मान लिया फर्स्ट लूप में धारा I1 बह रही है, दूसरे लूप में धारा I2 बह रही है। अब हम लूप 1 और लूप 2 में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। तो जब मैं लूप 1 में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मुझे मिल जाएगा कि 10, क्योंकि ये I1 की दिशा में माइनस से प्लस की ओर ही जाऊँगी, इसलिए मुझे मिल जाएगा 10 = I1 R1 + R3 यानी कि 2 + 1, और माइनस का, क्योंकि I2 की दिशा I1 की विपरीत दिशा मैंने यहाँ मानी है इसलिए माइनस का I2। इसको सॉल्व कर लिया तो ये मान मुझे मिल जाता है 10 = 3 I1 - I2। अब दूसरे लूप में मैं किरचॉफ का नियम लगाती हूँ। दूसरे लूप में जब मैं किरचॉफ का नियम लगाती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 3 R2 + R3 × I2 यानी कि 3 + 1 × I2, और इसमें से एक और धारा I1 विपरीत दिशा में, इसलिए -I1 = 0। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है -I1 + 4I2 = 0 या I1 = 4I2। अब चूँकि I1 = 4I2 है, इसको मैंने फर्स्ट वाले समीकरण में यहाँ रख दिया कि I1 = 4I2, तो ये बन गया 12I2 - I2 यानी 11I2। तो I2 का मान मुझे मिल गया 10/11 एम्पियर। तो जब मुझे I2 का मान पता है तो मैंने यहाँ I2 का मान रख दिया, तो मुझे I1 का मान मिल गया कि I1 का मान मुझे मिल जाता है 40/11 एम्पियर। तो R3 में से केवल 10 वोल्ट का स्रोत होने पर कुल कितनी धारा भई, I1 - I2 भई, और I1 - I2 क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत थी परस्पर, इसलिए नेट धारा हो गई 40/11 - 10/11 यानी 30/11 एम्पियर। अब हम दूसरा स्रोत लगा रहे हैं, जबकि मैंने सिर्फ 5 वोल्ट का स्रोत रखा है। अब सिर्फ 5 वोल्ट का स्रोत जब मैंने रखा है, अब हम वापस से इसमें वही 2 लूप बना रहे हैं, तीसरा और ये चौथा लूप है मेरा। अब इसके कारण धाराएं मैंने मान ली कि 5 वोल्ट के कारण जो स्रोत के कारण धाराएं बहती हैं दोनों लूपों में वो I2' और I1' है। तो लूप 3 में जब मैं लगाती हूँ किरचॉफ का नियम, वोल्टा का नियम, तो यहाँ मुझे मिल जाता है 1 + 2 यानी 2 + 1 या 1 + 2 I1', एक और धारा जा रही है, ये I1 की विपरीत दिशा में, इसलिए -I2' = 0 या फिर 3 I1' = I2'। अब दूसरे लूप में मैं किरचॉफ का नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
कि 5 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस से प्लस की दिशा में, तो 5 इज इक्वल टू 3 + 1 I2 डैश माइनस I1 डैश। तो माइनस I1 डैश 3 + 1 I2 डैश, इसको सॉल्व कर लिया मैंने। और सॉल्व करके यहाँ पर मैंने I2 डैश का मान रख दिया 3 I1 डैश। तो यहाँ पे I2 की जगह मैंने रिप्लेस किया और मान रखा है 3 I1 डैश। तो मुझे मान मिल जाता है कि 5 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश, 4 की 12 हो जाता है, ये 12 I1 डैश यानी 11 I1 डैश। तो I2 का मान मैं सॉल्व करती हूँ, I1 का मान के लिए इसको सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि दोनों ही I1 है। तो सॉल्व किया तो I1 डैश का मान मुझे मिल जाता है 5/11 एम्पियर। और जब मुझे I1 डैश का मान मालूम है तो मैं इस समीकरण में 4 में रख के I2 डैश का भी मान ज्ञात कर सकती हूँ। तो I2 डैश का मान मुझे मिल जाता है 3 × 5/11 यानी 5/11 एम्पियर। तो इसका मतलब अब 5 वोल्ट का स्रोत लगा होने पर जो कुल धारा बह रही है R3 में से वो हो जाएगी I2 डैश माइनस I1 डैश। अब I2 डैश माइनस, यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो I1 धारा भी R3 में ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यहाँ I2 डैश धारा भी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो I1 और I2 डैश की डायरेक्शन R3 में से सेम है, जबकि I2 और I1 डैश की विपरीत है। इसलिए मुझे अगर मैं मान देख रही हूँ तो नेट जो मान मुझे मिल रहा है I डैश का 5 वोल्ट का स्रोत लगे होने पर वो मिल जाता है I2 डैश माइनस I1 डैश यानी 15/11 माइनस 5/11 यानी 10/11। तो इसलिए R3 में से कुल प्रवाहित धारा केवल 10 वोल्ट के कारण प्रवाहित धारा I और केवल 5 वोल्ट का स्रोत लगा होने पर प्रवाहित धारा I डैश की सम के तुल्य होगी अध्यारोपण प्रमेय से। इसलिए मान मुझे मिल जाएगा 30/11 प्लस 10/11 यानी 40/11, मतलब कि 3.64 एम्पियर नेट धारा I3 में से Ix का मान हो जाएगा, जो कि R3 प्रतिरोध में से होके बहेगी। अब हम एक और ले रहे हैं परिपथ। इसमें मेरे पास 2 तो वोल्टा स्रोत लगे हुए हैं और एक धारा स्रोत लगा हुआ है। अब इसके के लिए हम वापस से अध्यारोपण प्रमेय लगाना चाहते हैं। तो एक बार में मैं एक ही स्रोत लगाऊंगी, तो एक बार में 12 वोल्ट का स्रोत, दूसरी बार में 6 वोल्ट का स्रोत और तीसरी बार में केवल धारा स्रोत 6 एम्पियर का। ये दोनों वोल्ट का स्रोत मैं हटा दूंगी। तो 3 परिपथ से मैं धाराओं के मान निकालूंगी और फिर उनको सम करूंगी। तो 4 ओम में से भी मैं धारा निकाल सकती हूँ और 8 ओम में से भी प्रवाहित धारा मैं निकाल सकती हूँ। तो अब पहला मैंने लिया, जबकि मैंने 6 एम्पियर का और 6 वोल्ट का स्रोत मैंने हटा दिया है, सिर्फ 12 वोल्ट का स्रोत यहाँ लगा हुआ है। तो ये परिपथ मेरे सामने आ जाएगा। और ये परिपथ में मैं आप धारा निकाल रही हूँ, तो 8 ओम में से प्रवाहित धारा का मान I1 का हो जाएगा 12 ओम के नियम से 12/11 प्लस 4 और 8 ओम में यहाँ समान ही धारा बहेगी यानी कि 1 एम्पियर। अब दूसरी बार में हमने 6 वोल्ट का स्रोत लगाया है, लेकिन यहाँ हम ध्यान रखें क्योंकि इनकी पोलैरिटी के आधार पर अगर मैं धारा की दिशा देखूँ तो 6 वोल्ट में जो धारा की दिशा आएगी वो I1 की विपरीत दिशा में आएगी। और इसका मान वापस ओम के नियम से मैं निकाल सकती हूँ E/Z से। तो E/R से तो E 6/4 + 8 यानी 6/12 यानी 0.5 एम्पियर की धारा मुझे 6 वोल्ट की वोल्टा स्रोत लगे पर होने पर मिलेगी, लेकिन यह I1 के विपरीत दिशा में होगी। अब मैं सिर्फ धारा स्रोत लगा रही हूँ और बाकी दोनों वोल्टा स्रोत मैंने हटा दिए हैं। और हटाने पर यहाँ पर ये परिपथ मुझे दिख रहा है। इसका मतलब ये 6 एम्पियर की धारा इस नोड पर बटेगी। तो इसमें से मान लिया हमने I3 धारा तो चली गई 8 ओम में और बाकी बची हुई धारा चली गई 6 माइनस I3 धारी चली गई 4 ओम में। तो मैं इसको इस तरह से भी दर्शा सकती हूँ अब 6 एम्पियर का हटा के कि यहाँ में से I3 धारा जा रही है 8 ओम में से और 4 ओम में से जा रही है 6 माइनस I3 एम्पियर धारा। अब इसमें मैं इस परिपथ में मैं अब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा देती हूँ और किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा देती हूँ। तो ये रेफरेंस अगर धारा मैं मान रही हूँ तो 6 माइनस I3 × 4 माइनस का, क्योंकि धारा की दिशा यहाँ I3 इसके विपरीत है इसलिए -8 I3 और चूँकि वोल्टा स्रोत में यहाँ अब कोई भी नहीं है इसलिए इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मान मिल जाता है इसको सॉल्व करने पर कि आपके पास मान आपके पास आ जाएगा कि 6 × 4 -4 I3 -8 I3 = 0। या फिर यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व किया तो ये इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए तो यहाँ से हो गया 8 + 4 I3 और ये 6 × 4 के बराबर यानी I3 का मान मेरे पास आ गया है 24/12 यानी 2 एम्पियर। अब I3 की दिशा अगर मैं देखूँ तो I3 की दिशा जो मुझे दिख रही है यहाँ पे वो I1 की दिशा के समान है। यहाँ से हमने देखा था यहाँ 8 में ऊपर से नीचे आ रही थी I1 धारा 8 ओम में से और यहाँ भी I3 धारा 8 ओम में ऊपर से नीचे आ रही है यानी दोनों की दिशाएं समान है, लेकिन I2 की इसमें विपरीत है। इसलिए जो नेट धारा बहेगी वो हो जाएगी, तीनों का सम होगा। तो इसलिए I1 का मान था मेरे पास 1 एम्पियर, वो मैंने रख दिया। I2 धारा इसके विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस का 0.5 कर दिया और I3 सेम ही दिशा में इसलिए प्लस का 2 कर दिया। तो धारा मुझे जो 8 ओम के प्रतिरोध में से बह रही है वो मिल गई -2.5 एम्पियर।
और इसी आधार पर अगर मैं चाहूँ तो मैं चारों में से भी धारा निकाल सकती हूँ। तो चारों में से एक तो धारा बह रही है आपके पास I1, दूसरी धारा बह रही है I2 और तीसरी धारा बह रही है 6 - I3। तो 6 - I3 धारा जो है मेरे पास वो जा रही है ऊपर से नीचे, और I1 धारा जा रही है मेरी नीचे से ऊपर, और I2 धारा भी जा रही है ऊपर से नीचे, यानी I2 और 6 - I3 की डायरेक्शन सेम है और I1 की दिशा उसके विपरीत है। इसलिए मान मेरे पास हो जाएगा 1 - 0.5 माइनस, यहाँ 6 - I3 मैंने रख दिया, I3 का मान 2 है इसलिए ये 4 बच गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर मुझे 4 एम्पियर में से धारा बहने वाली, 4 ओम के प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान मिल जाता है -3.5 एम्पियर। तो इस प्रकार अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करते हुए मैं विभिन्न अवयवों में धारा का मान निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्रोत के कारण धारा की दिशा उस अवयव में से क्या है। समान है तो जुड़ जाएंगी, अगर विपरीत दिशा है तो हम घटा देंगे। तो हमने हर तरह का एग्जाम्पल अब यहाँ देख लिया है कि जब केवल मेरे पास वोल्टा स्रोत, धारा स्रोत हो, जब केवल वोल्टा स्रोत ही लगे हों, जब वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत दोनों ही लगे हों, तो ये सब हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं पारस्परिकता प्रमेय का। अब पारस्परिकता प्रमेय में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई जाल है, उसकी एक साइड वोल्टा स्रोत लगा हुआ है और उसके कारण लूप 2 में जो धारा बह रही है वो उतनी ही धारा बहेगी अगर मैं इन दोनों की पोजीशन बदल दूं। यानी कि अगर लूप 1 में वोल्टा स्रोत लगा हुआ था तो लूप 2 में मैंने धारा नापी, अब मैंने उसी वोल्टा स्रोत को लूप 2 में लगा दिया तो लूप 1 में धारा नापी, तो यहाँ पे लूप 2 में बहने वाली धारा और लूप 1 में बहने वाली धारा का मान समान रहेगा। ये पारस्परिकता प्रमेय कहती है। तो अब ये परिपथ जो मुझे दिया गया है, अब इस परिपथ से में हम सिद्ध करना चाहते हैं कि पारस्परिकता प्रमेय यहाँ सिद्ध होगी। तो सिद्ध होगी तो मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि जब यहाँ पर वोल्टा स्रोत पर प्रथम लूप में लगा हुआ है तो दूसरे लूप में मैंने धारा I2 निकाल ली। अब मैंने वोल्टा स्रोत और अमीटर की स्थिति को बदला तो अमीटर पहले लूप में चला गया और जो मेरे पास वोल्टा स्रोत था वो दूसरे लूप में आ गया। तो इसके कारण जो पहले लूप में धारा बह रही है अब वो है I1 डैश। तो पारस्परिकता प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये सत्यापित होगी तो I2 का मान I1 डैश के समान होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिपथ तुल्य होंगे। तो I2 का मान I1 डैश के बराबर आना चाहिए पारस्परिकता प्रमेय से। तो ये मुझे सिद्ध करना है। तो अब मैं लेके चल रही हूँ पहला परिपथ, जो हमने पहला परिपथ खींचा है जिसमें फर्स्ट लूप में तो वोल्टा स्रोत लगा हुआ है और दूसरे लूप में अमीटर लगा हुआ है जो कि धारा का मापन कर रहा है। तो यहाँ पर लूप 1 में मैंने जब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाया तो मुझे क्या मिलेगा कि 6000 + 3000 I1, अब ये धारा I2 सेम ही दिशा में है इसलिए प्लस I2 3000 = 180, क्योंकि ये I1 की दिशा रेफरेंस है और माइनस से प्लस में ही मैं जाऊँगी। तो 180 = 9000 I1 + 3000 I2 हो जाता है। और इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे इक्वेशन मिल जाती है 6 = 300 I1 + 100 I2। अब दूसरे लूप में मैं इसी के दूसरे लूप में जब मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि 1000 + 3000 I2 माइनस का 3000 I1 = 0, क्योंकि कोई वोल्टा स्रोत यहाँ पे नहीं है। तो ये मान मुझे यहाँ मिल गया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाती है कि 0 = 3 I1 + 4 I2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से मिला के मैंने मैट्रिक्स बना ली। अब ये मैट्रिक्स मुझे मिल गई 6 0 = 300 100 3 4 I1 I2। अब इसको सॉल्व मैं करती हूँ किसके लिए, मुझे इसको सॉल्व करना है I2 के लिए। तो I2 का मान होगा del2 del z। तो del2 मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी 303 6 0 और del z मैट्रिक्स ये मेरे सामने है। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ मैट्रिक्स फॉर्म मेथड से, और जब मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है आंसर -2/100, यानी कि -0.02 एम्पियर I2 का मान मुझे मिल जाता है। अब मैंने क्या किया है, पारस्परिकता प्रमेय के आधार पर दूसरा परिपथ मैंने बनाया है। इसमें मैंने वोल्टा स्रोत को दूसरे लूप में लगा दिया और पहले लूप में अमीटर लगा दिया। अब इस लूप को मैंने नया नाम दे दिया 3 और 4, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो यहाँ 1 और 2 से, क्योंकि मैं वोल्टा के नियम लगाऊंगी। अब मैं लूप 3 और 4 में किरचॉफ के वोल्टा नियम लगाती हूँ। तो इसमें जब मैं वोल्टा का नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 में लगाऊंगी तो कि 180 = क्योंकि माइनस से प्लस की दिशा में मैं I2 की दिशा में बढ़ रही हूँ, तो 180 = 1000 + 3000 I2 डैश। अब ये I1 भी सेम ही दिशा में है इसमें से, इसलिए प्लस 3000 I1 डैश। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई कि 180 = 3000 I1 डैश + 4000 I2 डैश। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, इक्वेशन 3 बना ली है कि 18 = 300 I1 डैश + 400 I2 डैश। अब मैं दूसरे लूप में जब किरचॉफ का नियम लगाती हूँ, यानी कि
लूप 4 है मेरा यहाँ पे। इसमें जब मैं किरचॉफ का नियम लगाऊंगी तो मुझे मिलेगा 6000 प्लस 3000 I1 डैश प्लस 3000 I2 डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कोई भी स्रोत नहीं लगा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ इक्वेशन बना ली, तो मुझे मिल जाता है कि 0 इज इक्वल टू 3I1 डैश प्लस I2 डैश। अब इन इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करते हुए मैं अपनी मैट्रिक्स बना लेती हूँ। तो मुझे मैट्रिक्स मिलती है 18 0 303 401 I1 डैश I2 डैश। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, चूँकि मुझे प्रूव करना है पारस्परिकता प्रमेय सिद्ध करने के लिए कि I2 इज इक्वल टू I1 डैश, इसलिए मैं I1 डैश का मान निकालती हूँ। तो I1 डैश का मान हो जाएगा डेल 1 डेल z, और डेल 1 का मान होगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो 18 0 401 डिवाइडेड बाई ये मैट्रिक्स पूरी। तो यहाँ पर मुझे मान मिल जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 1200, यानी कि माइनस का 2/100, यानी कि माइनस की 0.02। या अब यहाँ अगर हम देखें तो दोनों धाराएं, चाहे वो I2 है चाहे वो I1 है डैश है, दोनों समान मिली हैं। इसका मतलब पारस्परिकता प्रमेय जो मेरी है वो सत्यापित होती है। धन्यवाद।